हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1 मई से 7 मई 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। येलो फीवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मध्य और दक्षिण अफ्रीका में 47 स्थानिक देशों में येलो फीवर पाया होता है। दूसरा कथन, येलो फीवर विषाणु संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। पीला बुखार अक्सर पीलिया से जुड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम पीला है। WHO के अनुसार मध्य और दक्षिण अफ्रीका में 47 स्थानिक देशों में पीला बुखार होता है। उप सहारा अफ्रीका में हर साल रिपोर्ट किए गए लगभग 90% मामले सामने आते हैं। पीला बुखार वायरस संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है, जो आमतौर पर एडीज प्रजाति से होता है। ये वही मच्छर है जो जीका, चिकनगुनिया और डेंगू वायरस फैलाता है। हीमोगोगिस मच्छर भी इसे फैलाते हैं और ये ज्यादातर जंगल में पाए जाते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काशी तेलुगु संगमम गंगा पुष्कर आराधना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, तैलंग स्वामी का जन्म विजयनगरम में हुआ था, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें काशी का जीवित शिव कहा था। दूसरा कथन, त्योहार हर 12 साल में मनाया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में काशी तेलुगु संगमम गंगा पुष्कर आराधना का आयोजन वाराणसी में किया गया। काशी तेलुगु संगमम भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं का संगम है। तैलंग स्वामी का जन्म विजयनगरम में हुआ था, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें काशी का जीवित शिव कहा था। श्रीनाथ महाकवि द्वारा काशी खंडमु, इंगुल वीर स्वमैया द्वारा काशी यात्रा चरित्र और लोकप्रिय काशी मजली कथालू जैसे ग्रंथों की रचना की गई है। 12 दिवसीय काशी तेलुगु संगम इस महीने की 22 तारीख को वाराणसी में शुरू हुआ और 3 मई तक चलेगा। त्योहार हर 12 साल में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, असम। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के सबसे उत्तरी भाग में मयूरभंज जिले के पास स्थित है। इसे वर्ष 1956 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 1973 में राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को 2009 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के एक भाग के रूप में शामिल किया गया था। यह दुनिया का एकमात्र परिदृश्य है जो मेलिनिस्टिक बाघों का घर है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के आसपास का क्षेत्र विभिन्न जनजातियों का घर है, जिनमें कोल्हा, संथाल, भूमिजा, भटोरी, गोंड, खड़िया, मनकड़िया और सहारा शामिल हैं। औरोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये आमतौर पर अलास्का और नॉर्वे के कुछ हिस्सों में अधिक ऊंचाई पर देखे जाते हैं। दूसरा कथन, इनका निर्माण तब होता है जब सौर वायु पृथ्वी के आयन मंडल से टकराती है। तीसरा कथन, उत्तरी गोलार्ध में उन्हें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उन्हें ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन हैं एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और दो स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। सरस्वती पर्वत के ऊपर भारतीय खगोलीय वेधशाला द्वारा ऑरोरा की घटना को देखा गया है। ऑरोरा आमतौर पर अलास्का, नॉर्वे और अन्य देशों के कुछ हिस्सों में अधिक ऊंचाई पर देखे जाते हैं। यह पहली बार है जब भारतीय खगोलीय वेधशाला द्वारा भारत में ऑरोरा देखा गया। सूर्य अपने कोरोना से आवेशित कणों को बाहर निकालता है, जिससे सौर वायु का निर्माण होता है। जब वह हवा पृथ्वी के आयन मंडल से टकराती है तो ऑरोरा बनता है। उत्तरी गोलार्ध में इस घटना को ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस घटना को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह सर्वोच्च न्यायालय की अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने और उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति से संबंधित है। दूसरा कथन, अनुच्छेद 142 के तहत किया गया कोई भी आदेश पूरे भारत में लागू होगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए इसकी डिटेल्स को भी देख लेते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय की अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने और उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय के लिए आदेश पारित करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 एक में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है और भारत के पूरे क्षेत्र में यह लागू किया जा सकता है। और अनुच्छेद 142 के महत्वपूर्ण मामले बाबरी मस्जिद मामला और भोपाल गैस त्रासदी मामला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा बुलंद भारत अभ्यास निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय सेना। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। यह भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास है। अभ्यास ने निर्देशित लक्ष्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से तोपखाने की बंदूकों और इन्फेंट्री के अग्नि समर्थन घटकों द्वारा समन्वित फायरिंग को व्यवस्थित किया गया। अभ्यास के दौरान इन्फेंट्री और आर्टिलरी रडार, हथियार प्रणालियों और हवा से आग की दिशा से समन्वित निगरानी और मारक क्षमता का अभ्यास भी किया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटोनोव AAN 32 का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में खबरों में था? पहला ऑप्शन, यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दूसरा ऑप्शन, यह एक रूसी मुख्य युद्धक टैंक है। तीसरा ऑप्शन, यह एक अपतटीय गश्ती पोत है। चौथा ऑप्शन, यह एक सैन्य परिवहन विमान है। इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा, यह एक सैन्य परिवहन विमान है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं, यह चर्चा में क्यों था। भारत ने हाल ही में श्रीलंका को एंटोनोव AAN 32 सैन्य परिवहन विमान के प्रोपेलर दान किए। यह 2 इंजन वाला टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। इसे यूक्रेन के एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे भारत ने तत्कालीन सोवियत संघ से 1984 में खरीदा था। इसका नाटो रिपोर्टिंग नाम क्लाइन है। यह 530 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति पर अधिकतम 27 टन वजन उठा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तवांग मठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। दूसरा कथन, यह महायान बौद्ध धर्म के गेलुग स्कूल से संबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों, दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। यह भारत में सबसे बड़ा मठ है और लहासा तिब्बत में पटोला पैलेस के बाद दुनिया में सबसे बड़ा दूसरा मठ है। इसकी स्थापना लगभग 1680 से 1681 में 5वें दलाई लामा नगवांग लोबस्यांग ग्यात्सो की इच्छा के अनुसार मारेक लामा लोड्रे ग्यात्सो द्वारा की गई थी। यह महायान बौद्ध धर्म के गेलुग स्कूल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है यूनेस्को, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, विश्व आर्थिक मंच। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में जारी 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 है। यह ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। भारत 180 देशों में 161वें स्थान पर है। भूटान 90 स्थान पे है। नेपाल 95, श्रीलंका को 135 रैंक, पाकिस्तान को 150 और अफगानिस्तान को 152 रैंक मिला है। नॉर्वे लगातार 7वें साल पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह बंगाल की खाड़ी के रास्ते भारत और म्यांमार को जोड़ेगा। दूसरा कथन, इसका निर्माण भारत द्वारा अनुदान सहायता योजना के तहत किया जा रहा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। कालादान परियोजना बंगाल की खाड़ी के माध्यम से भारत और म्यांमार को जोड़ेगी। इसका निर्माण भारत द्वारा अनुदान सहायता योजना के तहत किया जा रहा है। एक बार पूरा हो जाने के बाद यह कोलकाता को म्यांमार में रखाइन राज्य में सितवे बंदरगाह से जोड़ेगा। इस परियोजना से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। यह उत्तर पूर्व को एक रणनीतिक लिंक भी प्रदान करता है, जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम होता है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।